नमस्ते दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक एन कारेकर। मित्रों, आज हिंदी साहित्य का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, इसकी चर्चा हम इस तासिका में करेंगे। इकाई 1 में हिंदी साहित्य का इतिहास, कालीबाजन और नामकरण की समस्याएं हम देख रहे हैं। तो इस समस्या नामकरण किस प्रकार से किया गया है, इसका अध्ययन इस वीडियो के जरिए आज हम करने वाले हैं। मित्रों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उसमें भी मुख्यतः दो वर्ग है। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा 10वीं शताब्दी। वास्तव में 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद समाप्त होता है, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का ही जन्म हुआ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों की नामकरण को लेकर विद्वानों में तरह तरह के मतभेद है उसमें, लेकिन मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी यानी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड जिसे हम आदिकाल कहते हैं और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। इन दो कालखंड को ही लेकर विद्वानों के मन में मतभेद है। तो पहले इन दो कालखंडों के साथ साथ इन हर एक कालखंड का नामकरण यानी विद्वानों की मत जो है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले 10वीं शती से 14वीं शती तक के कालखंड का विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया काल विभाजन या नामकरण जो है इस प्रकार है, जिसमें ग्रियर्सन ने जो चारण काल नाम दिया है, मिश्रबंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया है, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा बीजोपन काल दिया गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा वीर काल नाम से उसे अभिहित किया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल नाम उसे दिया गया और संधि चारण काल नाम किसने दिया हो तो वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चारण काल जो ग्रियर्सन ने नाम दिया है, ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का नामकरण उन्होंने चारण काल किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल का नामकरण उन्होंने क्या किया है तो चारण काल किया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण उनके पास नहीं है, प्रस्तुत उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चारण काल 643 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है, अतः यह नाम चारण काल नाम उपयुक्त नहीं है। आगे बैग देखा जाए तो मिश्र बंधुओं ने जो नाम दिया है वह प्रारंभिक काल है। मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी सन से 1387 ईस्वी सन तक के काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया है। यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है, अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। आगे देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर 1375 तक की कालावधि को वीरगाथा काल नाम दिया है। अपनी मत के समर्थन में उन्होंने कहा है, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाई आरंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बंधती पाते हैं। राजा चरित कवि,
और चारण कवि जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के पुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी वे किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों का आधार लिया है वे ग्रंथ है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जश चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलिया, विद्यापति की पदावली। जिन 12 रचनाओं का शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को उन्होंने अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए उन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल। जैसे बिसलदेव रासो, खुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए हैं। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जश चंद्रिका सिर्फ नोटिस मात्र ही है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रामाणिक उन्होंने माना है। परमल रासो या आल्हखंड के मूल का आज कहीं भी पता नहीं लगता, और खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति की पदावली भी वीरगाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखी गई, यहाँ पर धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की रचना भी इस काल में हो चुकी थी। आगे देखा जाए तो सिद्ध सामंत काल है जो राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल नामकरण राहुल सांकृत्यायन ने किया है। इनके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर, सिद्धों और राजनीति पर सामंतों का अधिकार था या एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करते पता चलता है कि वहाँ सिर्फ सिद्धों का ही या सामंतों का ही वर्चस्व वहाँ था। इस नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन वहाँ पर नहीं हो पाता। इस नामकरण से नाथपंथी, दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता। बीजोपन काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण बीजोपन काल किया है। परंतु दोस्तों यह नाम उपयुक्त नहीं। भाषा की दृष्टि से यह भले ही बीजोपन काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं। इस नाम से यह आभास होता है कि इस समय साहित्यिक प्रवृत्तियाँ सिर्फ शैशव में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता या प्राप्त या अंत, यह नाम उचित नहीं। यह वीर काल नाम आ जाता है जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम वीरकाल जो है, वीरगाथा काल जो है, इसका रूपांतरण मात्र है। किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला यहाँ नहीं है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। इसके बारे में देखते हुए सिद्ध काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण से एक वर्ग विशेष का बोध होता है, यानी चारण कवि। इस नामकरण से भी यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बताया। किसी जाति विशेष के नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। तो आदिकाल नाम जो दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, वह यह नाम जो है वह अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए उसमें दो विशेषताओं को उन्होंने रेखांकित किया। एक है नवीन ताजगी और दूसरी है अपूर्व तेजस्विता। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। किसने? तो
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा है। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक कल्पना या धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी है, रीढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। दोस्तों, इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। इस नाम से 7वीं-8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथ योगी के साथ वीरगाथा काव्य और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम से हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी यहाँ पर आ जाता है। अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही यहाँ पर मान्य रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा हमने 14वीं 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के काल का जो नामकरण किस प्रकार से किया गया इसको देखा है। फिलहाल आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो के जरिए हम फिर से हाजिर होंगे और अध्ययन करेंगे। तब तक